तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि रेंजर्स डिस्ट्रिक्ट बिगन को फॉलो करके एक अनजान सी पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे एलियन क्रिएचर मिलते हैं। उनके साथ बैटल होती है। बैटल के दौरान ही वहां का एयरलॉक ओपन हो जाता है, लेकिन माइक अपनी जान पर खेलकर सभी को बचा लेता है। ग्रेसी उस अननोन और मिस्टीरियस रेंजर की सारी डिटेल एंड्रूस को देती है, और वो अननोन और मिस्टीरियस रेंजर जाकर एक बार में बैठी हुई होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद एंड्रूस और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है, और इससे पहले उनका उससे सामना होता है वहां पर क्रिम्सन रेडार्स भी पहुंच जाते हैं। लेकिन रेंजर्स उन सभी रेडार्स को वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं और एल्ड्रिन को अपने साथ लेकर प्रोमीथिया की ओर निकल जाते हैं। लेकिन रेडार्स का बॉस रेंजर्स के सिर पर एक ट्रैकर लगा देता है, और सारी जानकारी जाकर वो अपने मास्टर लॉर्ड प्रेटोर को देता है। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है स्कॉट शिप से, जिसमें एल्ड्रिन और बाकी सब बैठकर प्रोमीथिया की ओर जा रहे होते हैं। एल्ड्रिन रेंजर से पूछती है कि क्यों क्यों वो अभी तक जिंदा है, आखिर क्यों उन लोगों ने उसे नहीं मारा। प्लीज मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतने लोगों को मारा, फिर भी तुम लोगों ने मुझे जिंदा रखा हुआ है, और आखिर क्यों और किस मकसद के लिए। एंड्रूस एल्ड्रिन से कहता है, एल्ड्रिन, हमारा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। तो एल्ड्रिन कहती है, तो क्या आप मुझे यहाँ पर पूछताछ करने के लिए लेकर आए हैं कैप्टन एंड्रूस। तो एंड्रूस कहता है, मैं कोई कैप्टन नहीं हूँ एल्ड्रिन, और ना ही मेरे पास कोई सेना है। फिर तानिया एल्ड्रिन से कहती है, एल्ड्रिन, हम तुम्हें मारने या हर्ट करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आए थे, बस हमें हमारे शिप की एनर्जी वापस चाहिए थी। फिर किम्बरली हार्ट कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई चोर प्रोमीथिया की एनर्जी को ऐसे चुरा कर लेकर जाए जैसे वो कोई मिठाई का डिब्बा हो, और फिर वो बड़े आराम से इसे वापस कर दे। फिर वो हैकल से कहती है, हैकल, तुम क्या सोचते हो और तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। तो हैकल कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरा मौका इसे देना चाहिए, ये डिजर्व करती है, क्यों है ना। तो किम कहती है, मैं समझ गई हैकल, तुम इसमें हमारा पास्ट देख सकती हो, क्योंकि हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसकी तरह ही थी। हमने भी काफ़ी बुरे काम किए थे, लेकिन किसी ने हमें भी दूसरा मौका दिया। फिर रिमी एल्ड्रिन से कहती है, एल्ड्रिन, इन लोगों के पास भी वही सेम पावर्स और वही सेम आर्मर है जो तुम्हारे पास है, और तो और इनके पास भी वही एनर्जी है जिसका शिकार प्रेटोर कर रहा है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने तरफ के लोगों के साथ लड़ना चाहिए। फिर एल्ड्रिन कहती है कि यहाँ कोई किसी की तरफ नहीं है रिमी, और जो तुम सोच रही हो वो इतना आसान भी नहीं होगा। तभी एंड्रूस बोलता है, मैं समझता हूँ तुम्हारे हालात को एल्ड्रिन, लेकिन मेरी भी एक फैमिली है जिसे मुझे अपने शिप पर लौट कर बचाना है। तो मुझे बताओ, कौन है ये प्रेटोर, और आखिर वो तुम्हारा शिकार क्यों कर रहा है। एल्ड्रिन कहती है, प्रेटोर एक कॉन्करर और डिस्ट्रॉयर है। उसने बताया है कि हमारा यूनिवर्स मर रहा है, और साथ ही वो सदियों से कहता आ रहा है कि एक और दुनिया है, और अगर हम उसे फॉलो करें तो वो हमें वहां पर लेकर जाएगा। लेकिन मैं ये बात समझ चुकी थी कि वो आफ्टर लाइफ की बात कर रहा था, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर आए हो, तो इसका मतलब वो दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। फिर रिमी कहती है, एल्ड्रिन, इसका मतलब उम्मीद अभी भी बाकी है। फिर एल्ड्रिन रेंजर्स को बताती है, रेंजर्स, प्रेटोर को ये चाहिए, इसे सोलैरक्स कहा जाता है। हजारों सालों से हमारा यूनिवर्स मर रहा था, और मैं उस प्लेनेट पे रहती थी जो दिखने में काफ़ी सफेद था, लेकिन वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। मैं उसी बर्बाद दुनिया में रह रही थी, और किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने चोरी करना शुरू किया जिंदा रहने के लिए। धीरे धीरे पेड़ और जंगल हमारे शहरों तक आ पहुंचे, जिससे वहां पर रहना बस से बदतर हो गया। वाइट के काले अंधेरे को आने में बस कुछ साल और बचे थे। मेरे दोस्त और मैं, हम लोग बच्चे थे, और हम लोग पूरी तरह से किस्मत के भरोसे थे, इसलिए
हमसे जितना हो सकता था हमने उतना खाना चुराया। हम लोग बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा करना गलत तो नहीं था। एक दिन ब्रोकन मून के फेस्टिवल के दौरान मैं एक ओल्ड मैन से मिली। आमतौर पर मैं वहां पर उसका खाना चुराने के लिए गई थी, लेकिन मेरे हाथ में नाइफ देखकर वो ओल्ड मैन मॉर्फ हो गया। इसे देखकर मैं डर गई। मुझे नहीं पता था कि पीछे की रेलिंग टूटी हुई है और अचानक मैं नीचे गिरने वाली ही थी। ये ओल्ड मैन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन वो नहीं बच पाया और वो वहां से गिर गया। मैं उसे गिरते हुए देख सकती थी और बस मैं यही उम्मीद कर रही थी कि उसे काश कुछ ना हुआ हो। मैं तुरंत नीचे गई और उसके आसपास के मलबे को हटाना शुरू किया, लेकिन अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उस ओल्ड मैन ने मुझसे कहा, लो, ले लो इसे, तुम्हें इसे लेना ही होगा। इसे सोलैरिक्स कहते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती, आप ही रखिए, मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें ये लेना ही होगा। प्रेटोर और उसके सोल्जर से इसे दूर रखना, इस पर सच्चे मन से विश्वास करना, क्योंकि ये हर एक चीज की चाबी है। और इतना कहकर उस ओल्ड मैन ने मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया और मेरे दोस्तों ने मुझे बस चंद मुट्ठी भर ब्रेड्स के लिए बेच दिया, लेकिन मैं उन्हें दोस्त भी नहीं दे सकती थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, किम कहती है। तो एल्ड्रिन कहती है, क्या? तो किम कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम एक छोटी बच्ची ही तो थी जो बस खुद को जिंदा रखना चाहती थी। टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस तुम्हारे हालात ही ऐसे थे। मैं जानती हूँ कैसा महसूस होता है जब कोई तुमसे भी ज्यादा ताकतवर तुम्हें पकड़ लेता है। मैं जानती हूँ कैसा महसूस होता है अकेला होना। फिर एल्ड्रिन कहती है, मुझे लगता है कि सोलैरिक्स इस चीज को महसूस कर सकता है, इसीलिए तो कभी इसने ठीक तरीके से काम नहीं किया जैसे तुम्हारे पावर्स करते हैं। और कभी कभी तो मुझे दर्द भी होता था, लेकिन जब मेरा दिमाग पूरी तरीके से शांत होता था तो ये मुझे किसी से कनेक्ट कर देता था और सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता था। प्रेटोर को मेरे बारे में सब कुछ पता था और वो ये सब कुछ जानता था। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ मुझे उसके गुंडे मिलते थे। सोलैरिक्स के अंदर जो भी एनर्जी थी वो काफ़ी पावरफुल थी और ये ग्लिच तब करती थी जब मुझे महसूस होता था फियर, गिल्ट, डाउट, एंगर एंड डिस्ट्रैक्शन। तो किम कहती है, तो तुमने कभी भी पूरी तरीके से मॉर्फ नहीं किया? तो एरी कहती है, हाँ, हमेशा ग्लिच करते हुए या टूटे हुए। तो किम कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम अकेली थी, लेकिन अब तुम और अकेली नहीं रहने वाली। फिर एरी कहती है, मैं नहीं जानती थी कि सोलैरिक्स इतना जरूरी क्यों है, लेकिन ये सब उस ओल्ड मैन के डिसीजन की वजह से हुआ है। उसने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आखिर ये सब उसकी एक इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती। मैं सोलैरिक्स को अपने अंदर महसूस कर सकती थी। मैं महसूस कर सकती थी कि वो कैसे मुझे धीरे धीरे बदल रहा है। कभी कभार मैं इससे लाइट के क्रिएचर बनाकर खेला करती थी। मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकती कि उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो रेडार्स मैं जहाँ भी जाती वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसीलिए मैंने खुद को हर हालात के लिए तैयार करके रखा था। मैं तैयार थी लड़ने के लिए, मैं तैयार थी मारने के लिए, और मैं तैयार थी मरने के लिए। सोलैरिक्स का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि वो मेरे पास आए, और मैं इसकी कीपर इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैं तेज और ताकतवर थी, और ना ही इसलिए क्योंकि मैं एक नेक दिल और महान वॉरियर थी। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, क्योंकि इसके वर्दी कोई था ही नहीं। ऐसा कोई नहीं था वहां पर जो इसे संभाल सके। मैंने इसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की कि ये क्या है और कहां से आया है और क्यों प्रेटोर इसे इतने बुरे तरीके से ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ पर कोई सेना नहीं है जो उसका सामना कर सके, और जो लोग विद्रोह करते हैं उन्हें तुरंत ही मार दिया जाता है। इसीलिए लोग बस अपनी बची कुची जिंदगी चैन से बिताना चाहते हैं। सोलैरिक्स मुझे इसके अंदर की सारी एनर्जी दे देता था
जब मैं किसी खतरे में होती थी। मैं नहीं जानती थी कि ये क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि ये मुझे प्रोटेक्ट करता है और मुझे मॉर्फ होने की ताकत देता है। तो सैम कहता है, मॉर्फिंग एनर्जी, शायद तुम सही हो, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? यहाँ पर तो कोई मॉर्फिंग ग्रिड है ही नहीं। रिमी रेंजर से कहती है कि तुम लोगों ने बताया था कि तुम्हारा यूनिवर्स किसी मॉर्फिंग ग्रिड से कनेक्टेड है। तो तानिया कहती है, हाँ, हमारा और बाकी सभी यूनिवर्सेस में एक मॉर्फिंग ग्रिड है। तो उसकी बात को पूरा करते हुए एंड्रूस कहता है, और बस यही एक लौता ऐसा यूनिवर्स है जिसमें मॉर्फिंग ग्रिड नहीं है, और ये सोलैरिक्स इस वॉइड जैसे डार्क यूनिवर्स में उम्मीद की किरण है। तुम कह सकती हो कि इस खाली ब्रह्मांड में यही एक छोटा सा चमचमाता हुआ सूरज है। उसकी स्टोरी सुनने के बाद हैकल कहता है, वो लोग बेवकूफ़ हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। उन्हें अपने यूनिवर्स को बचाने के बजाय एल्ड्रिन का पीछा कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने यूनिवर्स को उस पेट्रॉर से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सुनो बच्ची, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और जितना हो सके हम उतनी कोशिश करेंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं प्रोमेथिया की ओर। सैम एल्ड्रिन को अपने लैब में ले जाता है और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा रिसर्च करने लगता है। उसकी इंटेलिजेंस को देखकर एल्ड्रिन कहती है, वाओ, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। इधर एंड्रूस प्रोमेथिया पर एक कॉल लगाता है और वो उनसे कहता है कि उन लोगों ने उस मिस्टीरियस रेंजर को ढूंढ लिया है और वो उसे लेकर वापस प्रोमेथिया की तरफ आ रहे हैं। तो ग्रेसी कहती है, जल्दी करो एंड्रूस, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। एंड्रूस कहता है, ग्रेसी, इस वॉइड में बहुत सारी जिंदगियां हैं, बहुत कुछ है जो हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जो जिंदगियां इस वॉइड में है वो खतरे में है और यहाँ पर एक इविल एम्परर और डिस्ट्रॉयर रहता है। तभी रेंजर्स जैसे ही प्रोमेथिया के पास पहुंचते हैं, वो वहां का नज़ारा देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि प्रेटॉर अपनी एक बड़ी और विशाल सेना के साथ प्रोमेथिया के पास आ पहुंचा था। दूसरी दुनिया से आए हुए अजनबियों, उस सोलर रेंजर को मेरे हवाले कर दो। सोलैरिक्स मुझे दे दो और मैं तुम्हें घर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। हमारे मॉर्फस की भी एनर्जी खत्म हो चुकी है और हमारे पास कोई जॉट भी नहीं है। ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? तुम लोग अभी तक जिंदा इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो और मेरे साथ हाथ मिला लो। कभी नहीं, हम लोग लड़ेंगे अगर हम लड़ सकते हैं तो, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। तभी एल्ड्रिन एंड्रूस को रोकती है। वो उससे कहती है, रुक जाओ, हमें सोलैरिक्स को बचाना होगा। अगर हम लोग सोलैरिक्स को बचाएंगे तो ये हमें बचाएगा। मैं इसे तुम्हारे लिए खोल देती हूँ, एक्चुअली तुम सभी के लिए। तो अपने आप को पूरी तरीके से चार्ज कर लो, क्योंकि ये है मॉर्फिंग टाइम।